जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। आपको अंत तक वीडियो देखना है, अंत तक वीडियो देखना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से छाप लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अदिति योजना किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। हम प्रश्न का ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्री अभी हाल फिलहाल में कौन है? तो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह है। और इन्होंने ही इस पहल को प्रारंभ किया है। कहां पर किया है? डेफ कनेक्ट की बैठक हो रही है नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट सीधे सीधे यहाँ से ये भी क्वेश्चन आएगा कि डेफ कनेक्ट कहाँ हो रहा है आयोजन? तो ये नई दिल्ली में हो रहा है। डेफ कनेक्ट क्या है दोस्तों? ये डिफेंस रिलेटेड है। दोस्तों अदिति पहल किस प्रारंभ क्यों किया गया है? अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है रक्षा क्षेत्र के अंदर नवाचार, रक्षा क्षेत्र के अंदर नवाचार, पहली बात नवाचार। उसके बाद अनुसंधान करना और विकास करना रक्षा क्षेत्र में, इसी के लिए ये पहल आरंभ हुई है, याद रखना है। अगर हम बात करेंगे कि डेफ कनेक्ट की कितने नंबर का जो है ये बैठक हो रहा है दोस्तों नई दिल्ली में, तो 11वां बैठक है, 11वां संस्करण है डेफ कनेक्ट का नई दिल्ली में। और यहीं पर ये प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा। इसके तहत दोस्तों अदिति योजना के तहत जो है 25 करोड़ रुपए का तक का अनुदान मिलने वाला है। 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। पहली बात 2023-24 से लेकर के 2025-26 मतलब कुल 3 साल के अंदर 750 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा दोस्तों इस योजना पर। 750 रुपया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। इसके तहत जो है, इस योजना के तहत, अदिति योजना के तहत 25 करोड़ रुपए तक अनुदान मिलने वाला है दोस्तों। 2023-24 से 25-26 3 साल के अंदर 750 करोड़ रुपया अदिति योजना पर खर्चा किया जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर रक्षा मंत्रालय होगा। किसने शुरू किया है? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कुछ देखेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे आएगा ही आएगा। हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अगर ये प्रश्न आता है तो ये अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। दोस्तों एक अभी हाल फिलहाल में यूएनएलएफ चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसका संबंध किससे है? ये दोस्तों इसका संबंध मणिपुर में ये सक्रिय है, मणिपुर राज्य में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ध्यान रखना है। अभी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियन ऑफ द लीजन डी ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी ललितांबिका को किया गया है दोस्तों। ललितांबिका वही है जो गगनयान मिशन की जो है हेड है ललितांबिका। इनको फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है। और शशि थरूर को भी दिया गया हाल फिलहाल में। शशि थरूर कांग्रेस के लीडर हैं और इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं, प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों या विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉलिटी में सीधे पॉलिटी का क्वेश्चन
जो है करंट अफेयर से रिलेट करके एग्जाम में आएगा दोस्तों। ऑप्शन है अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107। ये सांसद से रिलेटेड है क्वेश्चन, याद रखना सांसद से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 105 हो जाएगा, अनुच्छेद 105 हो जाएगा। अगर यहाँ पर विधायक होता दोस्तों यही प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर जो होता है आर्टिकल 194 हो जाता, आर्टिकल 194 हो जाता। ऑपरेशन करते हैं प्रश्न का ऑपरेशन करते हैं दोस्तों। 105 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 105 आर्टिकल या फिर 194 आर्टिकल, 194 का 2 और 105 का 2। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी भी सांसद या विधायक को पावर देते हैं दोस्तों, इनको जो है पावर देते हैं। ये इसके तहत जो है इन 2 आर्टिकल के तहत किसी भी सांसद और विधायक को जो है विशेष अधिकार मिलता है। इस आर्टिकल्स में क्या है दोस्तों, हम ये बात समझेंगे। इन आर्टिकल के द्वारा एमपी या एमएलए वोट देने के लिए या सदन में स्पीच देने के लिए, या तो स्पीच देने के लिए या फिर वोट देने के लिए, अगर रिश्वत लेकर के वोट देता है या फिर स्पीच देता है, तो ऐसा कहा गया है इन आर्टिकल में कि उसके खिलाफ कोई अभियोजन नहीं होगा। अभियोजन का मतलब होता है केस, अभियोजन नहीं होगा, अभियोजन नहीं होगा, ऐसा कहा गया इन आर्टिकल में, ऐसा कहा गया है। इसमें डिफरेंस केवल इतना है दोस्तों कि 105 का 2 आर्टिकल जो है ये सांसद के लिए है, बातें एक ही लिखी गई है, दोनों में एक ही बातें लिखी गई है। और 194 का 2 जो है ये विधायक के लिए, स्टेट के लिए है, और वह जो है पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए ये है। तो प्रश्न यही था, छूट दिया गया हाल फिलहाल में तो 105। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है दोस्तों, ये 1998 का पहले हम जजमेंट देख लेते हैं। 1998 का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो आर्टिकल्स में प्रावधान दिए गए हैं इनको जो है विशेष छूट दिया गया है कि अगर स्पीच देने के लिए या फिर वोट रिश्वत लेकर के ये लोग वोट देते हैं या स्पीच देते हैं, तो वह जो है इनके खिलाफ अभियोजन नहीं होगा। ये सही है, मतलब जो आर्टिकल 105 के 2 और 194 के 2 में लिखा गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया कि अगर जो है कोई कोई सांसद या विधायक जो है अगर पैसे ले करके ऐसा काम करता है तो उस पर केस नहीं होगा। लेकिन अभी 2024 में 7 जज का बेंच था, इन्होंने ये फैसला को जो है 1998 वाला फैसला को पलट दिया है। और ऐसा कहा गया है कि अगर कोई विधायक या सांसद भी अगर वोट देता है पैसा लेकर के या फिर पैसा लेकर के स्पीच देता है तो उसके खिलाफ भी केस होगा, यही कहा है। तो 105 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो ये सांसद से, और 194 आर्टिकल होता तो विधायक से। यही प्रश्न था दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आएगा ही एग्जाम में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं। केशवानंद भारती केस दोस्तों आपको पता होगा 1973 का ये केस है। इसके तहत कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचा में चेंज नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, यही है केस। और ये भारत का सबसे बड़ा बेंच था, 13 जज इसमें थे, 13 जज थे। अभी तक का सबसे बड़ा बेंच यही था, केशवानंद भारती वाला जो है बेंच है दोस्तों केस में, इसी में। अगर क्वेश्चन आता है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आए हुए हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए कौन सी गाइडलाइंस है, कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए कौन सी गाइडलाइन है,
तो ये विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन है। आपको ये भी याद रखना है। निजता का अधिकार दोस्तों, निजता का अधिकार जो है पहली बात किस में है, तो ये आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है। और निजता के अधिकार को घोषित किया है मूलभूत अधिकार के। निजता का अधिकार भी क्या है, मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार है। किस केस में कहा गया था, तो पुट्टू स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, पुट्टा स्वामी केस, याद रखना है आपको। नवतेज कोर केस दोस्तों, नवतेज कोर केस में क्या कहा गया था, समलैंगिकता अपराध नहीं है, मतलब महिला महिला से शादी करे, पुरुष पुरुष से शादी करे, यही समलैंगिकता है और ये अपराध नहीं है। ये नवतेज कौर केस, नवतेज कौर केस में कहा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, एक सिक्के के दो पहलू है। फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दो सिक्का के एक सिक्का के दो ही पहलू हैं। ये किस केस में कहा गया था, तो मिनर्वा मिल्स मामला में, मिनर्वा मिल्स मामला में ये कहा गया था बात, मिनर्वा मिल्स मामला में कहा गया था। आपको ध्यान रखना है ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं और एग्जाम में 10 बार पूछे गए हैं। आरक्षण सीमा 50% होने वाली है, 50% आरक्षण सीमा होने वाली है। किस केस में कहा गया था, तो इंदिरा साहनी केस में, इंदिरा साहनी केस में कहा गया था। ये भी ध्यान रखना है। अभी दोस्तों आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में अभी चक्रवात आया था मिचोंग, मिचोंग, इसका नामकरण किसने दिया था, तो ये म्यांमार ने दिया था, याद रखना है। ये भी प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू, याद रखना है। भाई बहन की जोड़ी है दोस्तों, वैशाली रमेश बाबू। दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि अभी हाल फिलहाल में 82वां नंबर का भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। प्रश्न का हमारा सही उत्तर अनुच्छेद 105 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। ये 4 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न का ऑपरेशन हम करते हैं दोस्तों। क्यों मनाया जाता है 4 मार्च को, क्योंकि 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, यहाँ पर लिखता हूं दोस्तों, आप नोट कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसका जो है स्थापना 4 मार्च 1966 को हुआ था, 4 मार्च 1966 को स्थापना हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ये श्रम मंत्रालय के अंदर आता है दोस्तों और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना हुआ था नेशनल सेफ्टी काउंसिल का 4 मार्च को, इसलिए मनाया जाता है। 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था, लेकिन ये 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये 1971 से मनाया जा रहा है, 1966 ने नहीं दोस्तों, 1966 में 4 मार्च को स्थापना हुआ था, लेकिन 1971 से ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न का हम ऑपरेशन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, सुरक्षित कामकाजी स्थल हो। पहली बात, सुरक्षित कामकाजी स्थल हो, सुरक्षित कामकाजी स्थल हो। दूसरा जो है दुर्घटना कम हो, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना है। इसका उद्देश्य
अवेयरनेस बढ़ाना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है। क्यों? दुर्घटना घटाने के लिए, दुर्घटना कम करने के लिए आपको ध्यान रखना है। इन पर्पज से ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों 3 मार्च का ऑप्शन, 3 मार्च का ऑप्शन वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 मार्च को ही दोस्तों साइट्स की जो है ये लागू हुआ था, साइट्स लागू हुआ था 3 मार्च 1973 को, और 1975 में ये 1975 से मनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल फिलहाल में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का ऑक्सफोर्ड का वर्ड कौन है? तो रीज है, रीज, याद रखना, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप, फीफा पुरुष वर्ल्ड कप, फीफा पुरुष वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है, अर्जेंटीना रहा है। 4 साल पर ये होता है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महिला फीफा वर्ल्ड कप कौन विजेता है? तो स्पेन, महिला का स्पेन, और पुरुष का अर्जेंटीना, याद रखना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन की हम बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट कौन विजेता रहा है? तो शीतल देवी दोस्तों, शीतल देवी नाम जो है दिमाग में छाप लेना है बिल्कुल, क्योंकि ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट है, पैरा तीरंदाज है, ये जम्मू कश्मीर की है, पहली बार जम्मू कश्मीर की है, याद रखना है। और अर्जुन अवार्ड हाल में इनको मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है, पैरा तीरंदाज है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रश्न आता है दोस्तों हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये अक्षता कृष्णा मूर्ति है, अक्षता कृष्णा मूर्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 मार्च। एक प्रश्न के साथ हमने 15 प्रश्न देख लिए हैं अन्य, जो क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए हैं एग्जाम में। प्रश्न अगला है, हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर याद रखिएगा निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? नागालैंड, मिजोरम, असम, ए और बी। ये नागालैंड और मिजोरम ये दोनों राज्यों ने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया है इसके खिलाफ। समझते हैं दोस्तों ये है क्या? आप जानते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत और म्यांमार की बॉर्डर जो है ये 1643 किलोमीटर की लगती है। और हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया था कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर जो है ये बाड़ लगाया जाएगा, बाड़ लगाया जाएगा। और ये बाड़ कहाँ पर लगाया जाएगा? पहली बात बॉर्डर पर लगाया जाएगा। और एक एफएमआर है, एफएमआर ये रीजन है, हम कह सकते हैं 16 किलोमीटर का ये रीजन है। फ्री मूवमेंट दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फ्री मूवमेंट रिजीम होता है। ये फ्री मूवमेंट रिजीम है जहां से म्यांमार के लोग इंडिया में प्रवेश करते हैं और इंडिया के लोग जो है म्यांमार में जाते हैं। आदिवासी इलाका है पूरा का पूरा, आदिवासी इलाका है, हम नागालैंड में कहेंगे तो ये नागा जनजाति फेमस है। और यहाँ मिजोरम में जो है मिजो जनजाति। तो ये क्या करते हैं, ये लोग इंडिया से म्यांमार में जाते हैं और म्यांमार वाले इंडिया में आते हैं, ये विचरण करते हैं दोस्तों, विचरण करते हैं। तो केंद्र सरकार ने बाड़ लगाने के लिए बात कह दिया था, अब इन्होंने दोनों ने खिलाफ कर दिया है, बोला है कि ये बाड़ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा है। और फ्री मूवमेंट रीजन में भी बाड़ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा दोनों स्टेट ने कहा है कि नागा और मिजो समुदाय इन्होंने इसका विरोध किया। इनका कहना है कि ये गलत है दोस्तों, गलत है, ऐसा कहा है इन्होंने।
अगर हम बात करेंगे दोस्तों म्यांमार की बात करेंगे तो इसको पुराना नाम बर्मा है, आपको पता होना चाहिए। और इस बर्मा की राजधानी रंगून थी। अब नाम भी, देश का भी नाम बदल चुका है और राजधानी का नाम भी बदल चुका है। देश का नाम क्या हो चुका है? म्यांमार। और राजधानी नापीता राजधानी हो चुकी है। ये भी ध्यान रखना है। गोल्डन पैगोडा का देश इसको कहा जाता है। इरावदी नदी यहीं से बहती है। अराकान योमा पर्वत आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अराकान योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार का बॉर्डर बनाता है। बहुत फेमस है ये पर्वत, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर बनता है, तो ये बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि हाल ही में अमूर सांस्कृतिक विरासत किसको घोषित किया है? गरबा को। हाल फिलहाल में 15वां नंबर का अमूर, जो जिसको छू नहीं सकते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टाइम मैगजीन ने 2023 का टेलर स्विफ्ट को घोषित किया है। ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप में पैसा लेकर के इनका कहना है कि भाषण दिया इन्होंने संसद में, उसके लिए निष्कासित कर दिया गया है। महुआ मोइत्री बहुत चर्चा में रही थी दोस्तों उस समय जब इनको निष्कासित किया गया था। ये तृणमूल पार्टी की है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, प्रश्न का उत्तर हमारा मिजोरम और नागालैंड दोनों होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लीजिए अभी से। सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा को मिला है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। उड़ीसा स्टेट को मिला है। ये सिल्वर फिलिग्री क्या है दोस्तों, आपको ये बात समझना है। ये आभूषण बनाने की एक कला है, चांदी की तार, पतला तार खींचा जाता है। पहले तो चांदी का तार खींचा जाता है, इसमें चांदी का तार, और उसी से जो है डिजाइन करके आभूषण बनाया जाता है। और यही आभूषण को जिस कला के थ्रू बनाया जाता है, ये सिल्वर फिलिग्री है। ये कला है सिल्वर फिलिग्री। और ये कहाँ पर कला प्रचलित है दोस्तों? कटक में, कटक उड़ीसा में, और यहीं पर प्रचलित है। अभी हाल फिलहाल में सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिल गया है। ये जीआई टैग कौन सा मंत्रालय देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाणिज्य मंत्रालय देता है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने जीआई टैग दे दिया है अभी उड़ीसा को। अभी इससे पहले भी उड़ीसा को जीआई टैग मिला था दोस्तों, रसबली मिठाई के लिए हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला था उड़ीसा को, याद रखना है। चुरपी पनीर, याक का पनीर, चुरपी पनीर को कहा जीआई टैग किसको हाल फिलहाल में मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये किस एक्ट के तहत जो है ये जीआई टैग दिया जाता है, तो ये 1999 के एक्ट के तहत, 1999 के एक्ट का तहत सबसे पहले 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। अगर हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों पुष्पा भारती को। अगर प्रश्न आता है, पुष्पा भारती को यादें के लिए दिया गया है। याद रखना, सीधे प्रश्न आएगा ही आएगा। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है हाल फिलहाल में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया है, राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए।
ये भी ध्यान रखना है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विएटेक को घोषित किया गया है। ईगा स्विएटेक पोलैंड की खिलाड़ी है, ईगा स्विएटेक, याद रखना है आपको। प्रश्न का हमारा उत्तर बन जाएगा उड़ीसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना। ये तेलंगाना ने किया है दोस्तों। आपको याद रखना है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के सीएम, और इन्होंने ये घोषणा किया है दोस्तों। यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और चुनाव हो रहा था उसी समय इन्होंने 6 गारंटी दिया था। 6 गारंटी दिया था। इसी 6 गारंटी में से एक आवास उपलब्ध कराना भी है, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। उसी के तहत इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ तेलंगाना सरकार किया है। आपको याद रखना है इस बात का। अब इसमें 2 प्रावधान है दोस्तों, इसमें 2 प्रावधान है। 2 तरीके से घर बनाया जाएगा। पहली बात तो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है उनको पहले जमीन दिया जाएगा, और फिर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब जमीन प्लस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, घर और जमीन दिया जाएगा। अगर जिनके पास जमीन है, अगर सामने से आ करके कहते हैं मेरे पास जमीन है, तो उनको केवल 5 लाख रुपया दिया जाएगा घर बनाने के लिए। तो दोनों कंडीशन में घर बना करके दिया जा रहा है तेलंगाना सरकार के द्वारा। कांग्रेस पार्टी की सरकार है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है, तो ये 2 जून 2014 को हुआ है। भूलना नहीं है आपको, ये बात भूलना नहीं है। तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान फेमस है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय उद्यान मृगयानी राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व यहीं पर है। फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है यहाँ पर दोस्तों। बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम यात्रा, ये सब यहीं के फेस्टिवल हैं। तो प्रश्न का उत्तर तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला किसको मिला है, तो ये जॉन फोसे को मिला है। जॉन फोसे को मिला है। नॉर्वे देश के हैं जॉन फोसे, ये भी ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का किसको मिला है, तो ये 2 व्यक्ति को मिला है। डेनियल बरेनबोइम, डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद, इन दोनों को मिला है। आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। सीधे एग्जाम में छपेगा, आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्पीड पेट्रोल के लिए स्पेशली क्वेश्चन पूछा है। नीरज चोपड़ा, लवलीना बरगोहन, हरमनप्रीत कौर, MS धोनी। तो ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया है स्पीड पेट्रोल के लिए। आपको याद रखना चाहिए, बीपीसीएल जो है दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, प्योर फॉर श्योर, बहुत पहले किया था दोस्तों ये। इस प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है हाल फिलहाल में, तो ये राहुल द्रविड़ है प्योर फॉर श्योर का ब्रांड एम्बेसडर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्पीड पेट्रोल के कौन बन चुके हैं, तो नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों 2020 का टोक्यो ओलंपिक होता है, और इन्होंने 7 अगस्त
2021 का वो दिन है जिस दिन इतिहास रच दिया था दोस्तों 87.58 मीटर भाला फेंक करके और गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। तभी से ये ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों। 7 अगस्त को इन्हीं की भाला फेंकने की याद में ही जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस की शुरुआत हो चुकी है भारत में मनाना, याद रखना है ये भी। अगर हम बात करेंगे कंपनी का प्रश्न है इसलिए कंपनी से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में महारत्न कंपनी वर्तमान में कितनी है, तो 13 है। 13 है। और लेटेस्ट कौन सी है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये लेटेस्ट है। दिमाग में छाप लीजिए, क्वेश्चन छपेगा। 13 है महारत्न कंपनी, याद रखना है आपको। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया हाल फिलहाल में, एमएस धोनी को। एमएस धोनी को एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एसबीआई का। और इनकी 7 नंबर की जर्सी को रिटायर किया जा चुका है। ये 7 नंबर अलॉट जो है किसी भी जर्सी को नहीं मिलेगा, किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। डायमंड बोर्स, डायमंड बोर्स जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, सूरत में हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी ये क्या है, तो ये ऑफिस है, याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें 9 टावर हैं, 9 टावर हैं डायमंड बोर्स में। हाल ही में क्वेश्चन आता है कि स्वरवेद महामंदिर यूपी पुलिस में आया है प्रश्न। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ है, वाराणसी में हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा नीरज चोपड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 पाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है। ये दोस्तों सीधे सीधे करेंट अफेयर को हिस्ट्री से जोड़ करके ये क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, ये तमिलनाडु में 9 पाषाणकालीन बच्चों का कब्रिस्तान मिला है। तमिलनाडु में एक गांव पड़ता है चेंगलपट्टू गांव पड़ता है दोस्तों। चेंगलपट्टू गांव में ये मिला है। 9 पाषाणकालीन ये बच्चे का कब्रिस्तान मिला है। अगर हम बात करेंगे तो ये 2500 बीसी बिफोर क्रिस्ट होता है। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, 2500 बीसी से 3000 साल बीसी ये पुराना है कब्र, याद रखिएगा। बच्चे की एज इसमें 9 से 11 साल अनुमान लगाया है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी कोई पुरातात्विक अवशेष मिलता है तो उससे अनुमान लगाया जाता है। कुछ मशीनें हैं उनके द्वारा सर्च किया जाता है दोस्तों। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2500 बीसी से 3000 बीसी ये पुराना है। और बच्चे की उम्र 9 से 11 वर्ष हुई होगी जब उसको दफनाया गया था। अगर हम देखेंगे कि बच्चे का मुंह किस दिशा में है, तो पश्चिम की ओर है। बच्चे की मुंह पश्चिम की ओर है। और ये ऐसा कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है, तो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू गांव में। चेंगलपट्टू गांव याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो ये हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा में, याद रखिएगा, हड़प्पा में मिला है। और हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, ये भी ध्यान रखना है। अभी धौलावीरा जो दोस्तों है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा बहुत फेमस है। धौलावीरा गुजरात में है और इसको 40वां स्थल भी घोषित किया जा चुका है। 40वां विश्व विरासत स्थल, भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल। याद रखना, मेसोपोटामिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम जो है, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम इराक है। इराक है।
इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। ये दजला फरात नदी वाला है, दजला फरात नदी वाला जो क्षेत्र है, यही मेसोपोटामिया की सभ्यता पली बढ़ी थी, ये भी ध्यान रखना है। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं, प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स, पटना पाइरेट्स। तो ये पुनेरी पल्टन बन चुका है चैंपियन। 10वां संस्करण है, मतलब ये 10वीं बार हो रहा है, और 10 बार में अभी तक ये पहली बार जीता है पुनेरी पल्टन, पहली बार जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ये मैच फाइनल कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में फाइनल मैच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है दोस्तों? किसके किसके बीच हुआ है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ है। पुनेरी पल्टन 1 नंबर विजेता रहा है और उपविजेता हरियाणा स्टीलर्स रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कि ये प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से मानी जाती है, कब हुई थी, मानी नहीं जाती है, हुई थी, तो ये 2014 में हुई थी। और 2014 में विजेता कौन था? तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स था, जयपुर पिंक पैंथर था 2014 में विजेता। प्रश्न का सही उत्तर बनेगा हमारा पुनेरी पल्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये विमान है दोस्तों, TU-142M ये विमान है, और ये विमान इसलिए फेमस है क्योंकि इसने 30 साल सेवा किया है, 30 साल सेवा किया है, और 30 साल के बाद ये रिटायर हो गया है, रिटायर हुआ गया है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको बताया TU-142M विमान है, ये रिटायर हो चुका है, 30 साल इसने सर्विस दिया है। जब इसको रिटायर किया गया है तो रिटायर करने के बाद भी इसको म्यूजियम के रूप में बनाया गया है, म्यूजियम के रूप में इसको डेवलप किया गया है। और ये म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? तो काकीनाडा शहर में, काकीनाडा, और ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा आंध्र प्रदेश। काकीनाडा में इसको डेवलप किया गया है दोस्तों। ये तीसरे नंबर का म्यूजियम बनेगा, TU-142M विमान को म्यूजियम के रूप में डेवलप किया गया है। ये भारत का तीसरा नंबर का म्यूजियम है, तीसरा नंबर का म्यूजियम बनेगा। हम बात करेंगे इससे पहले 2 म्यूजियम जो हैं, ये पहला विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है पहला, और दूसरा कलकत्ता में है, दूसरा कोलकाता में है, और तीसरा भी काकीनाडा में बन गया है। तो पहला विशाखापट्टनम, दूसरा कोलकाता, और तीसरा काकीनाडा में बन चुका है। प्रश्न का उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। TU-142M विमान, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर का वीडियो मिलेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है।